के लिए कुछ बचता नहीं है। फिर भी आदेश है आपका। तो मुझे लगता है कि अभी हम एंटायर पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, लेकिन इस समय जो देश में पॉलिटिक्स चल रही है वो इंटीरियर डेकोरेशन वाली पॉलिटिक्स चल रही है कि आप अच्छा, यहाँ से लाइए, वहां से लाइए, कहीं से भी लाइए, हमारी दुकान सजा दीजिए। और बड़ा भारतीय जनता बड़ा अच्छा पार्टी शब्द यूज ने किया आपने, बड़ा अच्छा शब्द यूज किया आज आपने। तो 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने यही कोशिश की कि सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह का बल्ब मिल जाए, एलईडी मिल जाए, पुराना पारंपरिक मिल जाए, नया मिल जाए, ट्यूबलाइट मिल जाए, लगा ली। और उसका उन्हें लाभ हुआ। आप देखिए मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां 2018 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, वहां उसे 2020 में बिना चुनाव लड़े सरकार बन गई उसकी। तो उसके फायदे हुए। इंटीरियर जो पॉलिटिक्स चल रही थी, सजावट की पॉलिटिक्स, उसका लाभ हुआ। और जहां तक सवाल है धनगर प्रकरण का, आप कह रही हैं कि ये एक विस्फोट है, बर्फ पिघलना शुरू हो गई है संतोष की। मुझे बिल्कुल नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी का जब से जन्म हुआ है, आप देखिए हमारे आपके सबके सामने 1980 में बनी है, उसके पहले का जनसंघ का जिक्र अभी प्रोफेसर डॉक्टर संजय जी ने किया। जनसंघ सत्ता के गलियारे तक कभी पहुंची नहीं, जब से बनी तब से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1980 में अपने गठन के तत्काल बाद जो पहला चुनाव हुआ उसके 2 सदस्य जीते। और उन 2 सदस्यों ने जो यात्रा शुरू की अपने राजनीतिक यात्रा, वो आज कहाँ पहुंची है आपके साथ। इसमें मात्र 2 बार बिखराव की कोशिश हुई, विद्रोह जिसको आप कहते हैं। एक गुजरात में हुआ, केशुभाई पटेल जो पुराने हमारे मुख्यमंत्री वहां के होते थे, और एक मध्य प्रदेश में उमा भारती। इन दोनों ने बगावत की, इन दोनों ने अपनी पार्टियां बनाई, और कुछ दिनों के बाद, 2 4 5 साल के बाद, फिर वापस इसी दल में आए। क्योंकि इनका जो माइंड सेट है, इनको जिस ढंग से प्रशिक्षित किया गया है, तो ये किसी दूसरे दल में खप नहीं पाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप देखिए। तो एक कहावत है हमारे यहाँ तो कि अगर समाजवादी भ्रष्ट होता है तो सीधा भारतीय जनता पार्टी में आता है। कांग्रेसी अगर विचलित होता है तो सीधा भारतीय जनता पार्टी में आता है। वामपंथी नहीं आता। वामपंथी या तो घर बैठ जाता है या फिर वामपंथ में ही रहता है। तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी से पहले की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। कांग्रेस ने अनेकों विघटन देखे, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक पार्टी थी, उसमें विस्फोट होता था, नए दल बनते थे, नए गुट बनते थे, और आज भी वजूद में है। आप देखिए महाराष्ट्र में हमारे शरद पवार की पार्टी कांग्रेस का ही बाई प्रोडक्ट है। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, कांग्रेस का बाई प्रोडक्ट है। लेकिन भाजपा का बाई प्रोडक्ट आपको कभी देश में अभी नहीं दिखाई देगा, और ना आने वाले दिनों में, मुझे लगता है। भाजपा में अभी भी जिस बारे में संकेत किया था संजय जी ने, वो जिस ढंग की पार्टी है, एसोसिएशन और जो संगठन वाली बात हुई थी, उसमें अभी भी संगठन आरएसएस का काम कर रहा है। आरएसएस के 80% लोग सत्ता प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जगह जगह बैठाए जा चुके हैं। और निश्चित तौर पर जब ये असंतोष बढ़ेगा मौजूदा नेतृत्व के प्रति, जो जुगल जोड़ी जो है, जिसको हम दो हंसों की जोड़ी कहते हैं, मैं उनको बहुत अच्छा साफ सुथरा नेता मानता हूँ, आप हमारे मोदी जी और हमारे अमित शाह साहब को। तो इनके खिलाफ भी अगर असंतोष होगा तो ये हटेंगे, पार्टी नहीं टूटेगी। पार्टी आप देखिए किसी भी राज्य में इस समय भयंकर असंतोष। मध्य प्रदेश का मैं जिक्र करता हूँ। एक विभीषण आए कांग्रेस तोड़ के, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिना चुनाव लड़े भाजपा को सत्ता सौंप दी, दोबारा से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वहां उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। लेकिन असंतोष आज की स्थिति में क्यों है कि केंद्रीय मंत्री जो नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री होते थे, उन्हें वहां से भगा दिया गया और यहाँ पे विधानसभा में बिठा दिया गया। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहते तो उनको भगा के दिल्ली बुला लिया गया। लेकिन ज्योतिरादित्य जहां थे वहीं। तो ऐसा असंतोष हर राज्य में है। उमा भारती तो आजकल डंडा लिए घूम रही हैं, सीधे सीधे कह रही हैं हमारे 15 साल सरकार रही भारतीय जनता पार्टी को, मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, एक पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से। लेकिन इसको भी आप असंतोष का स्वर कह सकते हैं, बगावत नहीं कह सकते। बगावत करके उमा भारती ने देख ली उनकी क्या फजीयत हुई। बगावत करके उमा भारती के साथ गए प्रहलाद पटेल ने देख ली, उन्हें 5 साल वनवास काटना पड़ा। बाद में शरणागत हुए तो केंद्रीय मंत्री बने और आजकल मध्य प्रदेश में मंत्री। तो आज की स्थिति में धनखड़ प्रकरण के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जहां भी असंतोष है, वहां पर फिलहाल एक विराम लग गया है। उनको पता चल गया है कि अगर जरा भी बोलेंगे तो धनखड़ तो बाहर का आदमी था,
उसकी तो बलि ले ली, हम तो घर के आदमी हैं, हमारे तो आवाज भी नहीं निकलने देंगे और ये मार डालेंगे। तो इसलिए अभी कोई असंतोष की स्थिति नहीं है। असंतोष अंदर ही अंदर खदक रहा है, चाहे वो गडकरी के मन में खदक रहा हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ के मन में खदक रहा हो, चाहे राजनाथ सिंह के मन में खदक रहा हो, लेकिन विस्फोट होने की स्थिति नहीं है। इन्होंने एक जो प्रेशर वाल्व लगा रखा हुआ है, इसको ये चाहे जब ढीला कर देते हैं, चाहे जब टाइट कर देते हैं, आरएसएस वाला, उससे इनका काम फिलहाल चल रहा है। और मुझे लगता है कि अगर संसद में विपक्ष इनको नाक चने चबवा ले तो ही एक सूरत बचती है कि भारतीय जनता पार्टी में जो असंतुष्ट लोग हैं वो इधर आने के लिए लालायित हो थोड़ा सा। अभी चुनाव तो बहुत दूर है, लेकिन ये है कि उस असंतोष को हवा मिल सकती है, और ऐसा संसद में होते दिखाई नहीं दे रहा है। 22 तारीख से संसद चल रही है, आज तारीख 27 हो गई है, अभी तक कोई कामकाज नहीं हुआ है। जिस बहस के लिए लड़ाई लड़ी जा रही वो नहीं हो पाया है, जिस धनखड़ के इस्तीफे का राज लोग जानना चाहते हैं वो सामने नहीं आया, और मोदी जी हमारे आराम से विदेश में घूम रहे हैं। तो सरकार चलाना मोदी जी के बूते का नहीं है, वो सरकार और कहीं से चल रही है। बाकी तो सरकारें चला रहे हैं। ट्रंप साहब देखिए, उन्होंने 3 सीज फायर करा दिए, एक हिंदुस्तान का कराया, फिर एक इसराइल का कराया, और अभी कंबोडिया थाईलैंड का करा दिया। और ये महाशय अपना नागरिक सम्मान में तोड़ते फिर रहे हैं। इन्हें देश की चिंता नहीं, कूटनीति की चिंता नहीं, राजनीति की चिंता नहीं, क्योंकि आपने शुरू में कहा था प्रस्तावना में सितारे अच्छे हैं। सितारे जब बिगड़ेंगे तो अपने आप धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह की मुझे दूर दूर तक कोई गुंजाइश दिखाई नहीं। जी।